So today we will start D block elements. Now D block elements, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि D block elements जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में है कहाँ. तो ये S ब्लॉक है हमारा और ये जो है ये P ब्लॉक है और जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो S और P के बीच में है. तो ये S ब्लॉक हो गया, ये P ब्लॉक हो गए और ये जो बीच वाले हैं ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. अब S ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें दो ग्रुप्स होते हैं. कौन कौन से? ग्रुप 1 और ग्रुप 2. तो S ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2. P ब्लॉक में है 13 to 18. P ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स हैं? 13 से लेकर 18 तक. तो अब क्या बच गए? जो बीच वाले ग्रुप्स हैं वो किस में हैं? वो D ब्लॉक एलिमेंट्स में हैं. मतलब D ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप हैं वो हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12. ठीक है, तो ये ग्रुप्स हो गए और ये क्या हो गए? ये हमारे ब्लॉक्स हो गए. तो इधर ये S ब्लॉक एलिमेंट है और एक साइड में P ब्लॉक एलिमेंट है और बीच में D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. S में दो ग्रुप हैं 1 और 2. P में जो है 13 to 18 6 ग्रुप्स हैं और D ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उसमें है फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12. ठीक है, तो दो ग्रुप S ब्लॉक में हैं, 6 ग्रुप्स जो हैं वो P ब्लॉक में हैं एंड वी हैव 10 ग्रुप्स इन D ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ वाई S हैज़ ओनली 2 ग्रुप्स, ये भी चलो देख ही लेते हैं. S द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल इज़ 2. तो दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो दो ही कन्फिग्रेशन हो सकती है. क्या? S1 S2. तो S1 वाले जो हैं वो फर्स्ट ग्रुप में और S2 वाले जो हैं वो सेकंड ग्रुप में. ना वी सी P सब शेल. तो P सब शेल में जो हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX PY और PZ और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. मतलब टोटल P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. दैट इज़ P1 P2 P3 P4 P5 और P6. तो 1 2 3 4 5 6. तो इसीलिए P ब्लॉक में जो है 6 ग्रुप्स होते हैं. P1 वाले 13 में, फिर P2 वाले 14 में, फिर 15 16 17 और 18. तो P में हो गए 6 ग्रुप्स और S में हो गए 2. इसी तरह अगर D में देखें तो जो D सब शेल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. हर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो 5 2 10 हो गया. तो D1 1 इलेक्ट्रॉन, D2 2 इलेक्ट्रॉन, D3 1 से शुरू करेंगे, फिर D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10 में जाकर जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा. तो D में जो है वो 10 ग्रुप्स होते हैं फ्रॉम 3 to 12. नाउ वाई दे आर कॉल्ड D ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हम इनको D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते ही क्यों हैं. तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है. सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration for D block elements is n-1d 1 to 10 ns 0 to 2. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है द लास्ट इलेक्ट्रॉन इट गोज़ टू D ऑर्बिटल्स. लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? D ऑर्बिटल्स में जाते हैं और इसीलिए हम इन्हें D ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं. तो वाई वी आर कॉलिंग इट D ब्लॉक. वैसे प्रॉपर डेफिनेशन अभी हम देखेंगे. तो D ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों है ये? इसमें इनमें क्या हो रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज़ टू D ऑर्बिटल्स. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? D ऑर्बिटल्स में जा रहा है. तो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये. अब देखना ये है कि D जो है वो आउटर मोस्ट शेल का नहीं है ऑर्बिटल. आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? NS वाली है. तो ये वैलेंस शेल है ना, ये वैलेंस शेल है. और ये जो n-1d है ये जो सबसे बाहर वाली वैलेंस शेल है उसके अंदर है, ये सेकेंड मोस्ट शेल है. तो ये जो है हमारी ये पेनल्टिमेट शेल है. दिस इज पेनल्टिमेट शेल. पेनल्टिमेट शेल इज लास्ट बट वन. मतलब जो लास्ट वाली है उससे एक पहले. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? D ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है? पेनल्टिमेट शेल में जाता है. और लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है तो हमने एक तरह से उनको कह दिया कि D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये. द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन D ब्लॉक एलिमेंट्स गोज इनटू द पेनल्टिमेट शेल.
दैट इज़ d ऑर्बिटल्स. नाउ दे आर ऑल्सो कॉल्ड, हम जो ये d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन elements. They are also called transition elements. Now why we call them transition elements? Transition elements हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इनके एक साइड में s ब्लॉक हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और ये जो p वाले हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं. तो एक साइड में मेटल्स है और दूसरे साइड में नॉन मेटल्स है. जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, जो प्रॉपर्टीज़ का ट्रांजिशन हो रहा है वो d ब्लॉक्स के थ्रू हो रहा है. मतलब s इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से p इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में जो चेंज हो रहा है ये चेंज d ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू हो रहा है. एंड देयरफॉर d ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? because the transition from metallic to non-metallic properties occurs through d block elements. d block के elements के through transition होता है और इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. और इनकी खुद की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स. सो ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ from most electropositive elements to most electronegative elements occur through डी ब्लॉक एलिमेंट्स. जो ट्रांजिशन होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू ही होता है. और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हैं इंटरमीडिएट. इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ S and P block elements. So the properties of D block elements are intermediate between the properties of S and P block elements. अब अभी तक जो हमने S और P block elements पढ़े थे उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ग्रुप वाइज पढ़ी जाती हैं. तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनमें पढ़ी जाती हैं. पर यहाँ पे जो D block elements होते हैं, D block में जो प्रॉपर्टीज़ स्टडी करी जाती हैं तो the D block elements are studied into a horizontal series. ठीक है, मतलब S और P में क्या होता है, ऐसे डाउन दी ग्रुप पढ़ते हैं ना, ग्रुप में नीचे आते हैं तो ग्रुप में पढ़ते हैं, मतलब वर्टिकल कॉलम्स में पढ़ते हैं. पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रोज में पढ़ा जाता है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं they are studied into horizontal series. Now we have 4 main transition series. हमारे पास टोटल 4 जो है transition series है. So we have 4 main transition series of elements. कितनी series है हमारे पास? We have total 4 transition series. ठीक है, अब ट्रांजिशन सीरीज शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन अब क्या है. सो व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? ओके, let us complete the transition series first. So we have 4 main transition series of elements in D block elements which involve the filling of, है ना, किसकी किसकी फिलिंग होती है ये भी हम देखेंगे. तो शुरू करते हैं. ओके, लेट्स सी. दिस ट्रांजिशन सीरीज इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 3D. दे इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 3D, 4D, 5D एंड 6D सबशेल्स. इनकी फिलिंग होती है. ठीक है, इनकी फिलिंग होती है. 4 ट्रांजिशन सीरीज़ हैं, तो एक में 3D की फिलिंग होती है, एक में 4D की फिलिंग होती है, एक में 5D की फिलिंग होती है और एक में 6D की फिलिंग होती है. D जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं ये थर्ड जो हमारा एनर्जी लेवल है वहीं से शुरू होते हैं. तो पहली बार जब D की फिलिंग होती है तो वो किस में होती है, 3D में होती है. तो वी हैव 4 मेन ट्रांजिशन सीरीज़.
4 ट्रांजिशन सीरीज़ हैं और उनमें किसकी किसकी फिलिंग हो रही है। पहली ट्रांजिशन सीरीज़ में 3D की फिलिंग हो रही है, दूसरी ट्रांजिशन सीरीज़ में 4D की फिलिंग हो रही है, फिर 5D की और फिर 6D की। अब ये जो 3D 4D 5D 6D हैं, इनके लिए आउटर मोस्ट शेल क्या होगी। देखो ये जो D है ये तो n-1D है, तो आउटर वाला जो है NS, उसके लिए n की वैल्यू 1 ज़्यादा होगी। तो 3D की जब फिलिंग हो रही होगी तो 3D वाला जो है वो 4th पीरियड में प्रेजेंट होगा क्योंकि उसके अंदर 4S फिल हो रहा होगा, 4D वाला 5th पीरियड में, 5D वाला 6th पीरियड में और 6D वाला जो है वो 7th पीरियड में प्रेजेंट होगा। तो ये दीज आर दी पीरियड्स। तो पहली सीरीज़ जो है वो उसमें 3D की फिलिंग हो रही है, वो 4th पीरियड में प्रेजेंट है। सेकेंड सीरीज़ में 4D की फिलिंग हो रही है, वो 5th पीरियड में प्रेजेंट है। थर्ड वाले में 5D की फिलिंग हो रही है, वो 6th पीरियड में है, और 4th वाले में 6D की फिलिंग हो रही है, वो 7th पीरियड में है। ठीक है, पीरियड हम किससे डिसाइड करते हैं। पीरियड इज डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज़ वैलेंस शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल जो है वो NS है और वैलेंस शेल के लिए जो n की वैल्यू होगी वो D वाले से 1 ज़्यादा होगी। तो 3D की फिलिंग हो रही है यानी वैलेंस शेल वहाँ पे 4th शेल होगी, तो 4th पीरियड में। 4D की फिलिंग हो रही है तो वैलेंस शेल 5th होगी, तो 5th पीरियड में। 5D की फिलिंग हो रही है तो वैलेंस शेल 6th होगी, तो 6th पीरियड में। और 6D की फिलिंग हो रही है तो वैलेंस शेल 7th होगी, 7th पीरियड में। सो वी हैव टोटल मेन 4 ट्रांजिशन सीरीज विच इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 3D 4D 5D एंड 6D subshells, and these series are present in 4th, 5th, 6th and 7th periods. Now let us see what the series actually are. तो कौन कौन सी सीरीज़ है वो देखते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली सीरीज़ है फर्स्ट सीरीज़ है ना, फर्स्ट सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो फर्स्ट सीरीज़ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, अभी हमने देखा कि इसमें किसकी फिलिंग हो रही है, 3D की फिलिंग हो रही है। किसकी फिलिंग हो रही है, 3D की। इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं और ये सीरीज़ प्रेजेंट कहाँ है, ये 4th पीरियड में प्रेजेंट है। ठीक, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो है उसमें 3D की फिलिंग हो रही है और 10 एलिमेंट है उसके अंदर और 4th पीरियड में प्रेजेंट है ये सीरीज़। इस सीरीज़ में जो पहला एलिमेंट है वो स्कैंडियम है। सो द सीरीज स्टार्ट्स विथ स्कैंडियम एंड एंड्स विथ जिंक। स्कैंडियम से शुरू होती है ये सीरीज़ और जिंक पे ख़त्म होती है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट हो गए। सो द सीरीज स्टार्ट्स विथ स्कैंडियम एंड एंड्स ऑन जिंक। ठीक है, स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक पे जाकर ख़त्म होती है सीरीज़। ये एटॉमिक नंबर अगर देखें तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। जैसे जैसे एक आगे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक, एलिमेंट्स में देखें तो सीरीज स्टार्ट्स विथ स्कैंडियम एंड्स विथ जिंक। एटॉमिक नंबर फॉर स्कैंडियम इज़ 21, जिंक इज़ 30। सो 21 to 30। तो ये एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट सीरीज़ के, ये उनके एटॉमिक नंबर हो गए। कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 10 एलिमेंट है। स्कैंडियम से शुरू होते हैं, जिंक पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर स्कैंडियम इज़ 3D1 4s2। इट इज़ 3D1 4s2। तो किसकी फिलिंग हो रही है, डी की फिलिंग हो रही है ना, 3D की। हमने ऊपर लिखा था कि फर्स्ट सीरीज़ में किसकी फिलिंग होती है, 3D की। तो 3D की फिलिंग हो रही है। ये 4th पीरियड में है। क्यों 4th पीरियड में है, क्योंकि 3D ये इसकी वैलेंस शेल नहीं है। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 4s। और जो हम पीरियड डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं बाय द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट शेल, एंड द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट शेल इज़ 4, एंड देयरफॉर ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 4th पीरियड। अब अगर आगे मूव करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, s तो कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, d में जाएगा। तो टाइटेनियम जो है ये मार्क कर लेते हैं, टाइटेनियम की हो जाएगी 3D2 4s2। तो ये टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। फिर हम आते हैं वेनेडियम पे, वेनेडियम की हो जाएगी 3D3 4s2। फिर आते हैं क्रोमियम पे, क्रोमियम हम की कितनी, अब इसके हिसाब से क्या होनी चाहिए क्रोमियम की, 3D4 5s2,
पर क्रोमियम हैज़ एन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये हमने 11th में पढ़ा है। तो इसकी कन्फिग्रेशन है 3D5 4s1, ठीक है। क्रोमियम हैज़ एन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसकी कन्फिग्रेशन हो गई 3D5 4s1। कैसे भाई, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 3D3 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D4, पर 3D4 को ये स्टेबल कर सकता है। कैसे स्टेबल कर सकता है, अगर ये S में से इलेक्ट्रॉन एक 3D को दे दे तो 3D5 हो जाएगा और ये खुद 4s1 हो जाएगा। तो बोथ दीज आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और हमें पता है कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन S में से निकलकर D में चला जाता है। एंड नाउ दी क्रोमियम हैज़ अ वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इज़ एक्जैक्टली हाफ फिल्ड, एंड दैट इज़ 3D5 4s1, एंड देयरफॉर क्रोमियम हैज़ एन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद आते हैं मैंगनीज़ पे। तो मैंगनीज़ से फिर वही नॉर्मल हो जाता है, 3D3 था ये 3D4 होता, तो ये हो जाएगा 3D5 4s2, फिर ये हो जाएगा 3D6 4s2, फिर ये हो जाएगा कोबाल्ट का 3D7 4s2, निकल का हो जाएगा 3D8 4s2। कॉपर, अगेन कॉपर हैज़ एन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि 3D8 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 3D9, और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन 4s में से ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा 3D10 4s1। सो नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ वेरी स्टेबल, इट इज़ एग्जैक्टली D is exactly fully filled and S is exactly half filled. तो copper also has an exceptional electronic configuration. Zinc में फिर normal है 3D10 4s2. So these are the elements, these are the atomic number, and these are the electronic configurations for first transition series, which involves the filling of 3D orbitals. It has 10 elements and they are present in 4th period. अब यही जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं इनको हम नोबल गैसेस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर हम नोबल गैस के टर्म्स में लिखेंगे वो भी मैं बता देती हूँ कि नोबल गैस के टर्म में कैसी होगी इनकी कन्फिग्रेशन। अब नियरेस्ट नोबल गैस फॉर स्कैंडियम इज़ आर्गन विद एटॉमिक नंबर 18। तो अगर नोबल गैस के टर्म्स में लिखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आर्गन, है ना, 18 हो गया, फिर 3D1 4s2, तो 18 19 20 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सारे। तो सब में ऐसे ही करेंगे, आर्गन 3D2 4s2, आर्गन 3D3 4s2, आर्गन 3D5 4s1, है ना। अब यहाँ पे चेक कर लो, 24 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन में 18 होते हैं, 18 + 5 23 + 1 24। फिर यहाँ पे भी आर्गन 3D5 4s2, यहाँ पे भी आर्गन 3D6 4s2, यहाँ पे भी आर्गन 3D7 4s2, आर्गन 3D8 4s2, आर्गन 3D10 4s1, फिर ये हो जाएगा 3D10 4s2। तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन के टर्म्स में हो गई और ये इनकी आउटर शेल की कन्फिग्रेशन हो गई। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इट इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 4D ऑर्बिटल्स सबशेल्स, और इसके अंदर भी 10 ही एलिमेंट्स होते हैं। इट हैज़ ऑल्सो 10 एलिमेंट्स एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द 5th पीरियड। ये जो है ये 5th पीरियड में प्रेजेंट होता है। सेकेंड सीरीज स्टार्ट्स विद yttrium, then zirconium, then niobium, then molybdenum, then technetium, then ruthenium, और फिर रोडियम, फिर पैलेडियम, फिर सिल्वर और फिर कैडमियम, ठीक है। सो दी सेकेंड सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होती है यट्रियम के साथ और एंड होती है किस पे, एंड होती है जाकर कैडमियम पे। सो इट स्टार्ट्स विद यट्रियम एंड एंड्स ऑन कैडमियम। अगर एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर आता है 39। कितना, 39। तो अभी अगर 39 से शुरू करें तो 39 40 41
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अब मैं सबकी नहीं लिखूँगी, ठीक है, हमको आ जाएगी अब। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करें तो ये पहला एलिमेंट है, किसकी फिलिंग हो रही है, 4D की, और पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें 4D में, तो इसकी हो जाएगी 4D1 5s2। ठीक है, 4D1 5s2। अब क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो है वो फिफ्थ है, 5 है उसके लिए n की वैल्यू, इसीलिए दे आर प्रेजेंट इन द फिफ्थ पीरियड। फिर इट स्टार्ट्स विथ 4D1 5s2। अब हम आगे मूव करेंगे तो जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मूव करेगी, ये 4D2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक्सेप्शनल है मैं उन्हीं को लिखूँगी और इसमें बहुत सारे हैं एक्सेप्शनल। तो यहाँ पे नियोबियम जो है इसका नॉर्मल है, चलो लिख देते हैं 4D2 5s2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ये है 4D4 5s1, ये है 4D5 5s1, यहाँ से s में से एक इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफ़र हो गया है। दिस इज़ 4D6 5s1, दिस इज़ 4D7 5s1, दिस इज़ 4D8 5s1। तो ये सारे एक्सेप्शनली हैं कॉन्फ़िगरेशन। पैलेडियम देखो बिल्कुल ही अलग है, इट इज़ 4D10 5s0, 4D10 5s0। फिर सिल्वर जो है वो है 4D10 5s1। कैडमियम जो है वो है 4D10 5s2। ठीक है, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर नोबल गैस के टर्म्स में लिखना हो तो इनकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है, नाउ द एटॉमिक नंबर इज़ 39, फर्स्ट एलिमेंट का 39 है, और 39 के पास जो सबसे पास में हमारी नोबल गैस है वो है क्रिप्टन विद एटॉमिक नंबर 36। तो अगर इसको हम नोबल गैस के टर्म्स में लिखें तो क्रिप्टन 4D1 5s2। तो क्रिप्टन का 36 होता है, 36, 37, 38, 39, तो सबके आगे क्या लगा देंगे, क्रिप्टन लगा देंगे, तो ये नोबल गैस के टर्म्स में हो जाएंगे। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So this is the second transition series. Now we will move on to the third transition series. Third transition series. Now the third transition series, it involves the filling of 5D. It also has 10 elements and they are present in the sixth period. They are present in the sixth period. Now this series starts with lanthanum La, उसके बाद आता है हैफनियम, फिर टेंटलम, फिर टंजस्टन, फिर रेनियम, फिर ऑस्मियम, इरिडियम, फिर प्लैटिनम, फिर गोल्ड और उसके बाद मरकरी। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। अगर एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर अगर हम यहाँ पे लिख लें तो एटॉमिक नंबर लेंथनम का होता है 57। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, लेंथनम का तो 57 होता है, पर हैफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72। बीच वाले एलिमेंट्स कहाँ गए, वो एफ ब्लॉक में चले गए। बीच वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से नॉर्मल हो जाता है 72 के बाद 73 74 75 76 77 78 79 80। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा अलग है, बाकी जो है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है 72 73 74 75 76 77 78 79 80। ना इफ वी सी दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जो लेंथनम है पहला मेंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5D1 6s2। ठीक है, और उसके बाद जो हैफनियम है उसकी है 4F14 5D2 6s2। अब बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए हैं ना, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से 4F की फिलिंग यहाँ कंप्लीट हो गई है, तो 4F 5D2 6s2। ठीक है, तो अब बार बार नहीं लिखेंगे 4F, ये सिर्फ बताने के लिए लिख दिया कि 4F यहाँ पर फिल हो चुका है। 5D2 के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5D3 6s2, फिर 5D4
6s2, फिर 5d5 6s2, फिर 5d6 6s2, फिर 5d7 6s2। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुका है निकल के यहाँ से, तो 5d9 6s1, ये अलग है। प्लैटिनम की कन्फिग्रेशन हमें अलग से देखनी पड़ेगी। गोल्ड की देखें तो इसकी भी अलग है, 5d10 6s1, ठीक है। मरकरी की नॉर्मल है 5d10 6s2। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ इफ़ वी विल सी दी क्लोजेस्ट, हमारा जो है नोबल गैस जो है, यहाँ पर हमारा जो क्लोजेस्ट नोबल गैस है 57 के पास, वो है जेनॉन। कौन है? जेनॉन विद एटॉमिक नंबर 54। तो इन सब के आगे अगर हम जेनॉन लिख दें तो नोबल गैस के टर्म्स में हमारी जो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हो जाएगी। नाउ वी विल मूव टू दी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अभी जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में फिलिंग होती है 6d की। इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन 7th पीरियड, ठीक है। एंड दिस सीरीज स्टार्ट्स विद एक्टिनियम। दिस सीरीज स्टार्ट्स विद एक्टिनियम एंड दिस सीरीज एंड्स ऑन कॉपरनीशियम Cn, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल में नहीं दिखेंगे। एक्टिनियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 89 है। उसके बाद वाला रदरफोर्डियम है और रदरफोर्डियम की 104 हो गई है। तो बीच वाले एलिमेंट्स जो है वो कहाँ गए? वो जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो एक्टिनियम के बाद जितने भी एटॉमिक नंबर्स गायब हैं यहाँ पर, वो सारे कौन है? वो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो वो एफ ब्लॉक में चले गए हैं। तो ये हमें बस याद रखना है, एक्टिनियम की 89 है, फिर उसके बाद आता है रदरफोर्डियम जिसकी 104 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो एक्टिनियम की होती है 6d1 7s2, 6d की फिलिंग हो रही है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगी 5f14 6d2 7s2। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर नियरेस्ट नोबल गैस देखें तो नियरेस्ट नोबल गैस इनका रेडॉन है विद एटॉमिक नंबर 86। तो इसके आगे रेडॉन लिख देंगे तो ये नोबल गैस के टर्म्स में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। नाउ लेट्स सी 2 मोर पॉइंट्स। एक तो ये देख लेते हैं कि ये जो लेंथनम होता है, इन लेंथनम दैट इज एटॉमिक नंबर 57, इसमें क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू 5d ऑर्बिटल बिफोर द फिलिंग of 4f orbital, and this is an exception from Aufbau principle, ठीक है। So this is an exception from Aufbau principle. Why this is an exception from Aufbau principle? This is an exception. तो किस में चला गया है? इलेक्ट्रॉन गोज टू 5d ऑर्बिटल बिफोर फिलिंग ऑफ 4f। और अफबाउ क्या कहते हैं? अफबाउ का कहना था कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, मतलब जिसकी एनर्जी कम है वो पहले फिल होगा। अब एनर्जी ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है? n+l वैल्यू से, है ना। अब अगर n+l वैल्यू देखें तो 5d और 4f के लिए निकालते हैं। तो 5d के लिए n की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू l के लिए देखें तो 0 1 2 3, तो SPDF, डी के लिए कितनी होती है? L की वैल्यू 2, है ना, वैल्यू ऑफ L। तो 5 + 2 कितना आएगा? 7। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है? 4। F के लिए क्या होता है? 3, तो ये भी आया 7। तो 5D और 4F के लिए n+l वैल्यू सेम है, दैट इज़ 7। अगर n+l वैल्यू सेम हो तो जिसकी n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। लोअर द वैल्यू ऑफ n लोअर इज़ द एनर्जी। इस हिसाब से 4F की जो एनर्जी है वो कम है, तो पहले 4f की फिलिंग होनी चाहिए, बाद में 5d की। पर लेंथनम में क्या होता है कि 4f में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है, एंड देयरफॉर दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू अफबाउ प्रिंसिपल। एक और पॉइंट देख लेते हैं छोटा सा। वो क्या है कि हमारे पास डी ब्लॉक में एक एलिमेंट है दैट इज़ टेक्नेटियम, ठीक है, Tc।
and this is a synthetic transition element. This is a synthetic transition metal या element. This is a synthetic transition element. Now we will see कि what actually transition elements और d block elements are. अब हम देखेंगे कि actual definition क्या है transition elements की. तो by definition transition elements क्या है? So transition elements. Now what transition elements are? Transition elements क्या है? दो elements whose atom in ground state or ion in one of the common oxidation state has incomplete d subshell. ठीक है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल होती है. क्या होती है? इनकम्प्लीट डी सेल सबशेल होती है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उन्हीं एलिमेंट्स को कहेंगे जिनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होगी, या तो उनके ग्राउंड स्टेट में या उनके किसी भी कम से कम एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होनी चाहिए. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ वही एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल है, या तो ग्राउंड स्टेट में या उनके किसी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है, अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे जो लास्ट एलिमेंट हैं सीरीज़ के, ये हमारी सीरीज़ थी. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जिंक, इट इज़ 3d10 4s2 डी कंप्लीट है. कैडमियम डी कंप्लीट है 4d10. मरकरी 5d10 कंप्लीट है. तो इस हिसाब से अगर हम जिंक, कैडमियम और मरकरी को देखें तो जिंक, कैडमियम, मरकरी जो हैं उनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल्स नहीं होते हैं, ना तो उनके ग्राउंड स्टेट में और ना ही उनके किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में. जिंक देखें अगर तो जिंक की होती है 3d10 4s2. अब जिंक जो है वो +2 आयन बनाता है, तो +2 आयन बनाएगा तो S में से, क्योंकि यही आउटर मोस्ट शेल है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उसके आयन में उसकी कन्फिग्रेशन है 3d10. तो ना तो ग्राउंड स्टेट में खाली है, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, और ना ही उसके आयन में इनकम्प्लीट है. इसी तरह कैडमियम का भी वही है. कैडमियम का होता है 4d10 5s2. तो ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट नहीं है डी सबशेल उसकी. कैडमियम बनाता है +2 आयन, तो +2 में 5s से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये 4d10 हो गया. यहाँ पे भी इनकम्प्लीट नहीं है. सेम इज़ द केस विद मरकरी. मरकरी का है 5d10 4s2. अब मरकरी अगर +2 बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे 5d10. तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ना तो इनके ग्राउंड स्टेट में है डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट, और ना ही इनके जो कॉमन ये आयन बनाते हैं उनमें डी सबशेल्स इनकम्प्लीट नहीं होती हैं. तो दे डोंट हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल्स एंड देयरफॉर प्रॉपरली अगर देखें तो दे शुड नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है नहीं है. दे डू नॉट फिट इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. वाई दे डू नॉट फिट? बिकॉज दे डू नॉट हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल्स in their ground state or in any of their common oxidation state. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, Hg, जिंक, कैडमियम और मरकरी, they do not have incomplete d subshell in their ground state or in any of their common
oxidation state. ठीक, that is Zn plus 2, Cd plus 2, Hg plus 2. ठीक, तो they are not regarded as transition elements. Why? Because they do not have incomplete d subshells in their ground state or in any of their common oxidation state. और इसीलिए ये जो ना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी नहीं शो करते. दे डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट देयर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. दे डू नॉट शो properties of transition elements except their ability to form complexes. But अब पढ़ते तो इन्हीं के साथ हैं. So being the end members of transition series, they are studied along with D block elements. ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन हो गया फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब इतनी चीज़ें जानने के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर जो है अब हमें आ जाना चाहिए. सो लेट अस सी व्हाट दीज क्वेश्चंस आर, है ना. सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. बोथ कॉपर and zinc have completely filled 3D atomic orbitals. Copper is considered as transition element, but zinc is not. Explain. तो अब ये कह रहे हैं कि कॉपर और जिंक दोनों में ही जो 3D ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, है ना. मतलब कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4s1 कंप्लीट है डी ऑर्बिटल्स. जिंक की होती है 3D10 4s2, उसमें भी डी ऑर्बिटल्स कंप्लीट हैं. तो दोनों में कंप्लीट होते हैं. फिर भी कॉपर इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट. ऐसा क्यों है? बिकॉज कॉपर को अगर हम उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो एक S से निकलेगा और एक D से. तो इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर हैज़ अ कन्फिग्रेशन ऑफ 3D9 दैट इज़ इनकम्प्लीट डी सबशेल. पर जिंक में क्या होता है? जिंक के +2 में इट इज़ 3D10. ठीक, तो जिंक जो है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि जिंक डू नॉट हैव incomplete D subshell nor in its do not have incomplete D subshell in its ground state or in its common oxidation स्टेट. दोनों में ही जिंक के पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स नहीं है. पर अगर वहीं हम कॉपर को देखें तो कॉपर हैज़ इनकम्प्लीट डी सबशेल इन इट्स +2 oxidation state and therefore copper is regarded as a transition element but zinc is not regarded as a transition element. Similarly, we have some more questions. Now the next question is, though copper, silver and gold have completely filled sets of d orbitals,
yet they are considered as transition elements. Why? ठीक है, तो इनके पास भी कंप्लीट जो है डी सबशेल होती है, फिर भी इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह कंसिडर करते हैं। क्यों? अब अगर हम देखें तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1, सिल्वर की होती है 5s1, और गोल्ड की होती है 5d10 6s1। ठीक है, तो इन तीनों में डी सबशेल जो है वो कंप्लीट है, फिर भी उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, उनमें इनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होती है। क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज दीज मेटल्स हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भाई? अब ये भी देख लेते हैं। अगर ये देखें तो कॉपर का +2 इट हैज़ 3d9, और गोल्ड का +3 इट इज़ 5d8, और सिल्वर का +2 दैट इज़ 3d9। सिल्वर +2 शो करता है इन AgO एंड AgF2। ठीक है, तो इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिनमें इनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होती है, एंड देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी तरह द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एलिमेंट्स विच आर नॉट रियली ट्रांजिशन एलिमेंट्स but are discussed with them. Why is it so? और इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर जनरली नॉट कंसिडर्ड एज transition metals. Give reason. So this question we have already discussed. इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि on what ground can you say that scandium with atomic number 21 is a transition element, but zinc atomic number 30 is not? तो अभी तक तो हमें आइडिया हो गया है ना। स्कैंडियम क्यों है ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि स्कैंडियम जो है, ये बनाता है स्कैंडियम +3 आयन, और वैसे +3 नहीं भी बनाए तो नॉर्मल स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2, सो इट हैज़ इनकम्प्लीट डी सबशेल। स्कैंडियम हैज़ इनकम्प्लीट डी सबशेल एंड देयरफॉर इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक के पास इनकम्प्लीट डी सबशेल नहीं होते, ना तो उसके ग्राउंड स्टेट में और ना ही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसलिए जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली वी हैव वन मोर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज सिल्वर atom has completely filled d orbitals, that is 4d10, in its ground state. How can you say that it is a ट्रांजिशन एलिमेंट? है ना, सिल्वर जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो
तो ग्राउंड स्टेट में इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज़ 4d10, मतलब उसके पास ग्राउंड स्टेट में तो इनकम्प्लीट डी सबशेल्स नहीं होते हैं, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि सिल्वर जब Ag+2 बनाता है तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4d9, यहाँ पे भी 3d लिख दिया था, 4d, ठीक है, 4d9, और ये हो गया उसका इनकम्प्लीट डी सबशेल। तो सिल्वर हैज़ इनकम्प्लीट डी सबशेल दैट इज़ 4d9 इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किन कंपाउंड्स में शो करता है? AgO and AgF2, and therefore silver is regarded as a transition element. So this was the introduction for D block elements.